अब फ्रांस में इस टाइम पे लोग काफी मेहनत कर रहे थे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि थर्ड एस्टेट वो थी जो कि एक तो पुअर कैटेगरी की थी, मजदूर किस्म के लोग ज्यादा थे, इसके अंदर सारी मेहनत ये करते थे और सारे टैक्सेस भी इनको पे करने थे। तो इनका स्ट्रगल जो था बहुत ज्यादा स्टार्क था, बहुत हार्श था। अब प्रॉब्लम ये थी कि 1715 में हम देखें तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी। उसके बाद 1789 तक आते आते ये बढ़कर 28 मिलियन तक हो गई थी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, लेकिन पॉपुलेशन और फूड ग्रेन ये साथ में नहीं चल रहा था और इसीलिए अनाज के, ब्रेड के सबके दाम बढ़ते जा रहे थे। अब क्योंकि तनख्वाहें एडजस्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए जो रिच और पुअर इनके बीच का जो गैप था वो बढ़ता चला गया और इसीलिए बार बार कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता रहता था महंगाई को लेकर। उसके अलावा अगर कभी ड्राउट, सूखा पड़ जाए या हेल, ओले वगैरह गिर जाए, हार्वेस्ट खराब हो जाए, तो उस वक्त अचानक जो कंडीशन क्रिएट होती थी सब्सिस्टेंस क्राइसिस की। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, यानी ऐसी खतरनाक सिचुएशन जहां पर आपके सर्वाइवल की जो बेसिक चीजें हैं वो भी आपको मुश्किल से मिलती है। तो ऐसी कंडीशन कई बार क्रिएट हो जाती थी। अब ये चीजें ओल्ड रिजाइम वाला जो फ्रांस के अंदर कंटिन्यूसली चलती रहती थी, कोई नई बात फ्रांस के लिए नहीं थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। जो हमने थर्ड कैटेगरी देखी, इसके अंदर भी जो अपर क्लास वाले थे, मर्चेंट्स वगैरह, प्रोफेशनल्स, ये पढ़े लिखे समझदार लोग थे, तो ये हमारी बन गई मिडिल क्लास। और इनकी तरफ से डिमांड आई थी कि जो प्रिविलेजेस फिजूल में जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को मिले हुए हैं, जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इनटू अ क्लर्जी फैमिली और अ नोबल फैमिली, इट इज नॉट अ मेरिट, ये आपका प्रिविलेज नहीं है, आपकी ये अचीवमेंट नहीं है, तो इसके बेस पे जो प्रिविलेज मिले हुए वो उनको नहीं मिलने चाहिए। तो हम देखते हैं कि इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस। पुराने टाइम से भी किसान और मजदूरों ने सबने प्रोटेस्ट किया था टैक्सेस के खिलाफ, फूड शॉर्टेज के खिलाफ, लेकिन इनके पास संसाधन की कमी थी, इसलिए इनके अटेम्प्ट पूरे नहीं हो पा रहे थे और कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज विदिन ग्रुप्स विदिन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस। अब ये सारी जिम्मेदारी किसकी आ गई? थर्ड एस्टेट में जो थोड़े से रिच कैटेगरी वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास नए आइडियाज हैं, कि वो अपना दिमाग लगाएं और किसी तरह से हमको इस सब चीजों से आजादी दिलाएं। 18th सेंचुरी में हम देखेंगे विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास। ये जो सोशल ग्रुप बना 18th सेंचुरी में, इसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी सारी वेल्थ जो थी वो एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड के जरिए कमाई थी, यानी आसपास के देशों से समुद्री यात्राओं के जरिए ट्रेड करके इन्होंने अपना पैसा कमाया था, बेसिकली वूलन और सिल्क टेक्सटाइल में डील करते हुए। और ये थोड़े से रिच हो गए थे, तो ये सब पढ़े लिखे हुए समझदार भी थे, अलग अलग कंट्रीज में घूमते थे, तो इनको पता भी था सिस्टम क्या चल रहा है। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस। अब इन्हीं मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा थर्ड एस्टेट के अंदर आपके प्रोफेशनल्स भी थे, जैसे लॉयर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए। ये पढ़े लिखे लोग थे, ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी के अंदर बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस लोगों को नहीं मिलने चाहिए, रादर पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। एक इंसान की सोशल पोजीशन उसके मेरिट पर डिपेंड होनी चाहिए, यानी उसके अचीवमेंट में उसने क्या हासिल किया उसके हिसाब से उसको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, उसको जो भी राइट्स है वो उसके हिसाब से मिलने चाहिए। अब ये जो बेसिक आइडियाज थे ये कई सारे फिलोसोफर्स ने अपनी बुक्स में लिखे थे, जैसे these ideas envisaging a society based on freedom and equal right, laws and opportunities for all were put forward by philosophers। अब philosophers आपके कौन कौन थे? जॉन लॉक, जीन जेकस रूसो, मॉन्टेस्क, ऐसे बहुत सारे philosophers थे, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक की बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch। इसने पूरी तरह से ये रिफ्यूज किया था कि राजा को जो इनॉर्मस पावर मिली हुई है जस्ट बिकॉज ही इज अ किंग, ये बिलोंग टू दैट फैमिली, तो ये उनको पावर नहीं मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ थे। फिर रूसो ने इसी आइडिया को आगे फॉरवर्ड करते हुए प्रपोजिंग अ टर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने आइडिया दिया था कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव, लोगों और उनको उनके ऊपर रूल करने वाले के ऊपर, यानी उनके प्रतिनिधि के ऊपर। फिर उसके बाद एक बुक और थी मॉन्टेस्क की, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड होना चाहिए ताकि हर ऑर्गन अपना प्रॉपर वर्क कर सके। अभी जो बेसिकली आइडियाज थे ये यूएसए से लिए गए थे। यूएसए जिसमें 13 कॉलोनीज को आजाद कराने के लिए ब्रिटेन के अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल किया था, और यहाँ पे जब अमेरिका ने आजाद होने के बाद में अपने लिए बिल ऑफ राइट्स अपने लोगों के लिए पास किया, तो वहीं से ये आइडियाज इनको मिले थे।
तो ये जो आइडियाज थे फिलोसोफर्स के, ये लोग सैलून्स में डिस्कस करते थे, कॉफी हाउसेज में डिस्कस करते थे। उसके बाद बुक्स और न्यूज़पेपर के जरिए ये आइडियाज बाकी लोगों तक पहुंचे। इनको गैदरिंग्स में थोड़ा लाउडली पढ़ा करते थे, सुनाया करते थे दूसरों को, ताकि जो कम पढ़े लिखे हैं या जो बुक्स न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी सुने और समझें। उसके बाद द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger। तो जैसे ही ये खबर निकली कि लुइस 16 जो है टैक्सेस को बढ़ा रहा है अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, अपने राजकोष को भरने के लिए, तो ये जो थर्ड एस्टेट थी इसके बीच में गुस्सा काफी भर गया और इन्होंने इन प्रिविलेजेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया।